हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। तो हेलो दोस्तों, स्टडी IQ-IAS हिंदी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ हैं आदरणीय विरत सर। नमस्कार सर। सर नमस्ते। सर हम लोग अभी इंदौर होके आए, उसके पहले प्रयागराज भी। दोनों इवेंट्स में जो सबसे खास बात क्या थी कि जब हम बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे तो कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे और हमें लगता है कि चाहे वो आप हो या हम हो, हम सबसे जो बच्चों ने बात की, जो कॉमन प्रश्न थे जिनका जवाब दिया जाना बार बार उचित लगता है, तो हम उन पे से एक पे बात कर लें। जो सर पीछे लिखा हुआ है कि लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन में तैयारी में जो NCERTs की भूमिका है जी। सर मुझे लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर कोई नहीं, कि 10 बार मैंने 10 बार आपने वहां पे दिया हुआ था, तो क्यों ना एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे बच्चों को अच्छे से बता दिया जाए। तो सर शुरू करें आपसे। वास्तविक रूप में देखा जाए तो ये दो क्वेश्चन थे, जिन दोनों क्वेश्चन को विकास सर ने और हमने मर्ज करके एक क्वेश्चन बना दिया है, जिससे कि ज़्यादातर लोगों की समस्या को एक साथ कैटर किया जा सके। तो दो क्वेश्चन क्या है इसमें कि सर लॉन्ग टर्म की प्रिपरेशन कैसे करें। एक क्वेश्चन यहाँ से ये आता था स्टूडेंट का, वहाँ पर किसी भी सेमिनार में हम लोग जाते हैं तो स्टूडेंट जो खास तौर से ग्रेजुएशन कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर में है, ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में सॉरी, और जो लोग 12th क्वालिफाई कर चुके हैं और आगे ग्रेजुएशन में जाने वाले हैं, तो उन सब का क्वेश्चन ऐसा रहता है। तो एक तो क्वेश्चन ये हो गया कि लॉन्ग टर्म के लिए तैयारी कैसे करें, यूपीएससी करनी है। कई सारे क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि सर यूपीएससी के प्रिपरेशन में NCERT को हम कैसे प्रिपेयर करें। तो हमने यही सोचा कि आपने और हमने मिलकर के अभी इस सेशन से पहले यही सोचा कि कॉमन कर लेते हैं और दोनों चीज़ों को कैटर करते हैं। तो ये जो सेशन है, पहली बात तो ये दोनों तरीके की समस्याओं को सॉल्व करता है। सेशन को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई, बड़ा मज़ा आया इस सेलिब्रेशन में, है ना। ये जो सेलिब्रेशन हुआ था सर, 20 मिलियन का सेलिब्रेशन इंदौर ने किया था। मैं थोड़ा, पता नहीं कंपनी को सुनने में मेरी ये बात अच्छी लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन मैं सच में जब इंदौर गया था तो जिस दिन इवेंट था उसी दिन पहुंचा। तो इंदौर में, जैसे आप दिल्ली में होते हैं, प्रयागराज में होते हैं, पूरा भारत जानता है कि दिल्ली है, दिल्ली है, प्रयागराज है, ये सब वो जगह हैं जहाँ पर यूपीएससी की प्रिपरेशन बहुत होती है। इंदौर का नाम थोड़ा सा पीछे रह जाता है इस मामले में। ऐसा नहीं कि इंदौर में नहीं रहता है, थोड़ा सा पीछे रह जाता है। तो वो एक शंका थी मेरे अंदर कि बच्चों का उत्साह कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग पहुंचे वहां पर, मतलब तुलना तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन पीछे छोड़ दिया सबको पीछे छोड़ दिया। बच्चे इतने उत्साहित थे, वहां पर मुलाकात हुई, बहुत अच्छा इवेंट। सेलिब्रेशन जिस लेवल का होना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा बड़ा ये सेलिब्रेशन हुआ। ग्रैंड सेमिनार जिसको हम कह सकते हैं, बिग सेमिनार कह सकते हैं, और बहुत सारी चीजें आप लोगों को दी भी गई। तो और आप लोगों को अभी और क्या क्या चीजें दी जा सकती हैं, अभी सेलिब्रेशन खत्म नहीं हुआ है, उस पर भी हम लोग और चर्चा करेंगे। लेकिन पहले क्योंकि टॉपिक ये सेलेक्ट हुआ है, तो इस टॉपिक के ऊपर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सर आपने जो पूछा था कि लॉन्ग टर्म तैयारी में NCERT की भूमिका, एक एक करके डिस्कशन करते हैं इसमें। लॉन्ग टर्म आपसे पूछते हैं, NCERT हमसे पूछते हैं। तो लॉन्ग टर्म अगर कोई स्टूडेंट है, लॉन्ग टर्म का मतलब ये हो गया कि नॉर्मली तो प्रिपरेशन ही लॉन्ग टर्म की होती है, 1.5 साल तो समय लगता है, 18 महीने का समय लगता ही है। लेकिन उसके बावजूद भी 18 महीने का समय तो सिलेबस कवर करने में लग जाता है, और एक राउंड का जो टेस्ट सीरीज है वो लगाने में लग जाता है। लेकिन अगर हम अभी 12th पास आउट हैं और या फिर हम ग्रेजुएशन के फर्स्ट ईयर में हैं, तो हम अगर इस पे ज़्यादा ध्यान देंगे, यूपीएससी के प्रिपरेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे, तो संभावना है कि हमारा ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट है या ग्रेजुएशन में जो हमारे मार्क्स आने हैं वो गिर जाएं। और अगर हम ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी करने चलेंगे तो फिर हमें थोड़ा ज़्यादा समय देना पड़ेगा। तो इस डिलेमा में एक वाइज डिसीजन अगर लेना हो तो क्या वो डिसीजन हो सकता है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर पहली बात तो। और जो आपने इंदौर जाके वो जो आपने बताया था ना कि आपको लगा नहीं था लेकिन ऐसा लगा, मेरी एक मैसेज थी कि मुझे लगा सर एक दिन और रुकते ना सर, थोड़ा सा। तो सच में मेरे को भी ऐसा ही लगा कि एक दिन इंदौर और रुकते तो थोड़ा सा तफसील से, हालांकि डॉक्टर ने मुझे कुछ हेल्थ रिलेटेड सलाह दी है तो मैं थोड़ा सा बच के खा रहा हूँ, पर मैं तोड़ देता सारे नियम कानून। सही बात। सर आपने लॉन्ग टर्म की बात की, तो पहले तो बच्चों को 2 चीज़ बताता जाऊंगा। यार देखो, जो ग्रेजुएशन का समय आपका होता है ना, पहली बात तो इस चीज़ को मान लो कि ये दोबारा आएगा नहीं, तो कम से कम जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई है उसको तो पूरे मन लगा के पढ़ना। लेकिन सर नियत तौर पे हमको पता है, हम भी ग्रेजुएट हैं, आप भी ग्रेजुएट हैं, इस दौरान हमने देखा कि हमारे पास समय रहता है जिस समय में हम कुछ एफर्ट्स कर सकते हैं, ताकि जब आप प्रिपरेशन के मैदान पर उतरें तो आपके बहुत सारे दरवाजे खुल चुके हैं ऑलरेडी। वो जिसे हम चक्रव्यूह की बात करते हैं, तो अभिमन्यु से फंसे ना वहाँ पे। तो जो बात आपने सर लॉन्ग टर्म की बात की, तो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लगती है वो ये
कि यूपीएससी के थोड़े से अगर हम नेचर को समझे, यूपीएससी एक अधिकारी में क्या चाहता है सर। मैं बार बार इसी प्रश्न पे जोर देता हूं कि आप ये मत सोचो कि एग्जामिनेशन है, रट के क्वालिफाई करके आगे जाना, नहीं। यूपीएससी टोटल आपकी पर्सनालिटी को प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू में सिर्फ आपकी पर्सनालिटी को देखना चाहता है। और आपको यह सोचना है कि जिस किताब को आप पढ़ रहे हैं, उस किताब को पढ़ने के पीछे क्या उद्देश्य होगा कि वो एडमिनिस्ट्रेशन में सहयोग दे। इतिहास सर हमें बताता है कि हम पिछली भूलों से कैसे सीख सकते हैं, भूगोल हमें बताता है कि हमारी सीमाएं क्या हैं, ठीक है, राजव्यवस्था बताती है कि काम कैसे चलेगा। तो अगर सब्जेक्ट को इस हिसाब से आप देखेंगे कि आप एक अधिकारी के तौर पे कैसे आके लेके जाएंगे, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। मैं एनसीईआरटी पे, चूंकि आप एनसीईआरटी के बारे में सर आप विस्तार से बताएंगे ही, तो बिल्डिंग ब्लॉक से मैं शुरू कर लेता हूं। सबसे जो पहली बात होती है लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन के लिए, किसी भी प्रिपरेशन के लिए, क्रिकेट खेलने जाते हैं सर बच्चे, कल अमृतसर से बात हो रही थी। और जब अभी आपने बताया कि सेलिब्रेशन अभी चलेगा, तो हम लोग ने एक टर्म किया कि एक हिंदी वो 20 मिलियन का सेलिब्रेशन, इसका एक पखवाड़ा चल रहा है। तो पखवाड़ा चलता रहेगा, बच्चों को बीच बीच में बातें बता, समझते हैं ना, पखवाड़ा एक पक्ष का, यानी कि 15 दिन का जो होता है। हाँ। तो सर मैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की बात कर रहा था। तो जैसे आप क्रिकेट खेलने जाते हैं, गिल्ली डंडा हम लोग खेला करते थे, तो रूल रेगुलेशन होते थे, तो वो तो चलो बातचीत में पता चल जाते थे, खेलते खेलते पता चल जाते थे। यूपीएससी में इतना समय नहीं होता कि आप खेलते खेलते चीजों को पता करो। तो सबसे पहले काम क्या कीजिए, अभी आप ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में सिलेबस देखने में क्या जाता है। जितने देर में आप इंस्टाग्राम की 2 रील स्क्रॉल करते हैं, उतने देर में एक बार सिलेबस खोलें। सिलेबस खोल के देखें कि यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या चीजें होती हैं, मुख्य परीक्षा में क्या होती हैं, और वैकल्पिक इंटरव्यू में जो पर्सनालिटी टेस्ट होता है वो क्या होता है। प्रारंभिक परीक्षा को आपने उठाया, आपने देखा कि उसमें एक जीएस का पेपर होता है, एक सीसैट का पेपर होता है, फिर आपने देखा जीएस में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स के बारे में आपके अभी क्या जानकारी है। कई बार जानकारी हमें नहीं होती, कई बार कुछ सब्जेक्ट आप थोड़े बहुत पढ़े हुए होते हैं। उसके बाद आपने उठाते हैं पीवाईक्यूज। मैं सर पीवाईक्यूज पे बहुत इंफेसिस देता हूं, आप भी जानते हैं इस बात को। एकदम सही बात है। वो क्रिकेट की अभी आप बात कर रहे थे, आप जितना नेट प्रैक्टिस करते हैं, हाँ, उतना ही ज्यादा आपको समझ में आता है कि आप उतना ज्यादा बॉल को अच्छी तरीके से पहचान पाते हैं, हाँ, अपनी बैट को घुमाने की कला सीख पाते हैं। तो ये उसकी नेट प्रैक्टिस है। मैं एक और बात बता देता हूँ, हमारे स्टडी आईक्यू की क्रिकेट टीम भी थी, अमृतसर वगैरह हम लोग जो खेला करते, तो हम लोग बात किया करते कितनी नॉकिंग करें। नॉकिंग से क्या होता है कि हैंड आई कोऑर्डिनेशन बेटर होता है बॉल के लिए, तो हम नॉकिंग की बात भी करेंगे। तो जो मैं बता रहा था कि आपने सिलेबस देखा, सिलेबस को पहले समझा कि आयाम क्या है, क्या क्या बिंदु हैं, कैसे हैं। ये नहीं कि एकदम से तुरंत ही उड़ गए कि 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हैं। उसके बाद अभी क्या कीजिए कि कम से कम एक पीवाईक्यू का कोई सेट ले लीजिए, यूपीएससी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। जरा एक बार देखो कि यार प्रश्न किस स्तर के आते हैं, किस डेप्थ के आते हैं। हो सकता है कि इस समय आपको डेप्थ ना पता चले, लेकिन हमें एक शुरुआत कर देनी है। वो शुरुआत एनसीईआरटी से होगी, उसके बारे में सर बताएंगे, लेकिन उसके पहले भी बता दूं कि जब आपके पास कुछ किताबें, जैसे मान लीजिए कि सर ने बताया ग्रेजुएशन के बाद, जैसे मेरा तो ग्रेजुएशन सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में था, और मेरे ऑप्शनल भी वो नहीं थी, और जीएस में इसका बहुत रोल तो नहीं है। जो थोड़ा बहुत रोल है वो हाई स्कूल में कवर हो चुका था। लेकिन अगर आपके आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं, तो आप ये देखिए कि आपके जो ग्रेजुएशन के ही सब्जेक्ट्स हैं, उससे कितना कॉमन आपको पूछा जा रहा है प्रारंभिक परीक्षा में। उसको देखिए, उसको और मजबूत कीजिए, ताकि जब आप युद्ध मैदान पे उतरे तो वो जो पार्ट है आपका एकदम कंटेस्ट क्लियर समझ के, एकदम डेप्थ के, जैसे कहते हैं ना कि सभी जो तल हैं, हर तल को कंप्लीट करते हुए आपका पूरा हो गया हो। तो सर पहली बात तो कि जो ग्रेजुएशन के आपके टॉपिक्स हैं, बच्चों के टॉपिक जो हैं, उसको देखिए कितना जो कॉमन है उसको अच्छे से मजबूत करें। एक फायदा ये भी हो सकता है कि वही जो आपका सब्जेक्ट है कल को आपको ऑप्शनल बन जाए, अगर आपकी यूजी में आपने पढ़ा है। जैसे अभी मैं एक मेरे ख्याल से मोना थी, मोना का मैं इंटरव्यू कर रहा था, उनकी 490 रैंक आई थी। तो उन्होंने बताया कि सर मैं ग्रेजुएशन और पीजी, उन्होंने यूजी पीजी हिंदी में किया, और उनका ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था। उन्होंने कहा कि मैंने यही सोच के पढ़ा है कि मुझे इसमें ही क्वालिफाई करना है। तो वो ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से लेके, मैं एक टॉपर की स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से लेके पीजी तक उनकी हर वो पढ़ाई थी वो पीवाईक्यू के आधार पर थी। वो सामने खोले थे कि ये कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। और मैं आपको एक और बता दूं कि सर यूजीसी ने जब सारे सब्जेक्ट के कोर्स डिजाइन किए थे, ग्रेजुएशन के, पीजी के, और उसके बाद यूपीएससी में जब वो सब्जेक्ट के रूप में आए, तो ऑप्शनल की अगर बात की जाए तो बहुत कॉमनैलिटीज मिलती थी पहले जो सेम यूजीसी के सिलेबस थे उससे। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं आपकी ग्रेजुएशन की स्टडीज और जो यूपीएससी के जो टॉपिक हैं वो अलाइंड है। तो ग्रेजुएशन के साथ साथ में पढ़ते जाइए। जो भूगोल है, इतिहास है, जैसे मान लीजिए आप साइंस के स्टूडेंट है, इतिहास भूगोल वालों को तो सही है, साइंस के स्टूडेंट थोड़ा सा बेसिक समय निकाले। अभी सर जब एनसीईआरटी के बारे में बताएंगे तो उसको समझे कि वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। एनसीईआरटी क्यों पढ़ते हैं? एनसीईआरटी 6 से लेकर 12 तक के बच्चों के लिए होती है। आप ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं या चलो 12 में भी पढ़ रहे हैं, तो आपको क्लास 6 या 7 की कुछ एनसीईआरटीज पढ़नी होगी। क्यों पढ़नी होगी? एनसीईआरटीज फंडामेंटल्स को कवर करती हैं। जो बातें कक्षा 6-7
आपके बच्चे को समझाने के लिए बताई गई हैं, अगर आप उसको समझेंगे तो और डेप्थ समझेंगे। अब मैं अगर आपसे बताऊं कि क ख ग घ ABCD की बात करूं तो आप बड़े कॉन्फिडेंस से बता देंगे, लेकिन एक उस समय के बच्चे के लिए टफ होता है। आज के समय में उसको आपको समझना बड़ा आसान होगा, इसीलिए NCERT को फोकस किया जाता है कि वही इतिहास 6 के बच्चे, 7 के बच्चे, 8 के बच्चे के हिसाब से लिखा गया है, उसको समझेंगे तो आपका जो फंडामेंटल्स और बेहतर होंगे। तो फंडामेंटल्स को मजबूत कीजिए। एक अभी तो स्टैंडर्ड किताब की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं। पहले आप एक, जिसे कहते हैं ना कि एक उसमें, जैसे क्रिकेट के लिए भी एक बेसिक फिटनेस होती है, स्विमिंग के लिए हम लोग जाया करते थे तो बेसिक एक सुबह एक्सरसाइज करके जाया करते थे। वो एक्सरसाइज के तौर पे आप सिलेबस देखिए, सिलेबस से अपने ग्रेजुएशन के सिलेबस को मिलाइए, उसको अगर कवर करते रहिए, PYQs देखते रहिए, उस तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं पहुंच पा रहे हैं। और जो सबसे मेजर बिल्डिंग ब्लॉक है वो NCERT है, जिसके बारे में सर आपको बताएंगे। NCERT पे सर और चर्चा आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसी से जुड़ा एक और क्वेश्चन, क्योंकि अभी आप लॉन्ग टर्म के बारे में बात भी कर रहे थे और ग्रेजुएशन वाले जो स्टूडेंट हैं उनको भी थोड़ा सा हम ध्यान दे रहे थे। तो एक और बात है कि जब हम ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम ध्यान भले दे लें, लेकिन हम सारे सब्जेक्ट तो नहीं कवर कर सकते। ठीक है, हमने सिलेबस जो है वो एक बार देख लिया, UPSC की वेबसाइट पे गए, हमें सिलेबस पता चल गया। बिल्कुल। PYQs हमने देखे तो हमें ये पता चल गया कि जो सिलेबस पढ़ाया जाएगा उस सिलेबस से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। तो ये चीज़ हमने ग्रेजुएशन में कर ली। लेकिन क्या कुछ सब्जेक्ट या कुछ ऐसा पोर्शन, मतलब पूरी एंटायर जो प्रिपरेशन है उसका कुछ पोर्शन ऐसा है जो हम ग्रेजुएशन में साथ साथ कंटिन्यूटली पढ़ रहे हो या पढ़ सकते हो, ऐसा भी कुछ पोर्शन है जो ग्रेजुएशन में लेकर के चल सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आप इतिहास की बात करते हैं, इतिहास आप ऐसी सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि इतिहास हो गया। नहीं, मैं सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि बहुत सारी चीजें अदर देन सब्जेक्ट होती हैं। जैसे CSET की आप बात कर रहे हैं, जैसे CSET बिल्कुल समझ गया, करंट अफेयर्स की बात होगी। तो ये आपने अच्छा बता दिया, माफ कीजिएगा, मैं उधर ध्यान नहीं गया था, थैंक यू। इसीलिए सर कई बार एक क्या कहते हैं साथ में कोऑर्डिनेटर ऐसा जरूरी होता है जो ध्यान दिला दे। मैं थोड़ा सा अभी भी मैं इंदौर के ख्यालों में था। बिल्कुल सही आपने बात की सर। न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं और एक आदत डाल लीजिए। बच्चे कई बार ऑल्टरनेट पूछते हैं कि ये यूट्यूब देख लें, वो मैगजीन पढ़ लें। मुझे कहता है न्यूज़पेपर, खुद में न्यूज़पेपर का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। और मैं कहता हूं कि अगर अभी से आप द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस कोई भी एक पेपर पढ़ने की आदत डाल लेंगे तो 3 साल के समय तक आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग खुद ब खुद होने लगेगी। कोई आपके लिए मैटर क्यूरेट करे उससे बेहतर आप खुद अपने लिए मैटर क्यूरेट करें, अपने दिमाग को उस हिसाब से शेप कीजिए। सर CSET अगर आप देखें, अगर आप हिंदी स्टडी IQ हिंदी पे देख रहे हैं तो CSET एक बड़ा रोड ब्लॉक है। उसको तोड़ने के लिए थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, 15 मिनट का 20 मिनट का सब समय दीजिए, लेकिन देते जाइए, ताकि उस समय जब आप CSET पे पहुंचे तो आपको उसकी टेंशन ही ना हो। जो अभी हम बच्चों को कहते हैं कि डेली 2 घंटा 2 घंटा दो, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगर आप 3 साल लगातार प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो करंट अफेयर्स की बात सर ने बताई, CSET की जो बात सर ने की, अच्छा वो सर ने आपने उधर ध्यान दिला दिया। कई बार होता है कि बताते बताते आदमी ये जरूरी होता है कि मतलब बच्चों के प्रिपरेशन में जरूरी है। असल में क्या होता है ना, जब हम UPSC की तैयारी करने की बात करते हैं तो स्टूडेंट को लगता है UPSC की तैयारी का मतलब बस सारे पोथा पत्री जमा कर लेनी है, टेबल सजा लेना है, डेली 8 घंटे पढ़ना है, इसके बगैर तैयारी नहीं होनी है। सारी किताबें होनी चाहिए, सब्जेक्ट वाइज पढ़ना शुरू करो। पढ़ना भी शुरू करते हैं तो टॉप के सब्जेक्ट जो जुबान पर रटे होते हैं सबके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस, वहाँ से शुरू करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि ये ग्रेजुएशन का टाइम सबसे बेहतरीन टाइम है जिस समय आप अपनी सोसाइटी पे ध्यान दे सकते हैं। बिल्कुल। ग्रेजुएशन में आप कोई भी सब्जेक्ट, या तो ह्यूमैनिटीज़ के आप लोगे या साइंस बैकग्राउंड के लोगे, किसी भी बैकग्राउंड से लो। अब आप जो 12th स्टैंडर्ड है उससे अब आ चुके हैं, अब आप आ चुके हैं ग्रेजुएशन में। अब आप जिम्मेदारियों को उठाने की क्षमता धारण कर चुके हैं। तो आपके मेरा सलाह है कि आप देखें एक बार कि सोसाइटी का सिलेबस कैसा होता है। बिल्कुल। और उसका कोई सिलेबस नहीं है अगर देखा जाए सच में, तो उसका कोई अलग से ये नहीं है। बता दे रहा हूँ, मतलब इसी बोर्ड पे ही मैं भी पढ़ा रहा था तो मैं एक बस झलक दिखा देता हूँ बच्चों को। जैसे ये सोसाइटी की क्लास की मेरी ये आपको PDF दिखा देता हूँ जी। तो अब ये वो चीज है जो कोई आपको अलग से बताएगा नहीं। ये कहीं खुल रहा है क्या? मुझे लगता है यहाँ पे नहीं, यहाँ पे मैं बस ये दिखाना चाह रहा था। नहीं कोई बात नहीं, हम इसको यहाँ से ले ही लेते हैं एक्स्ट्रा उस पे। और 1 मिनट रुकिएगा सर, इंपोर्ट कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स। और ये 23 सितंबर, ये 23 सितंबर सोसाइटी की एक क्लास है जो मैंने क्लास में यहाँ पे ली हुई थी। अब जैसे धर्मनिरपेक्ष, अरे भाई आगे तो कुछ भी बात हो या ना हो, लेकिन ये आपने क्या स्केल रख के लिखा है? नहीं सर, वो ये ऐसे कैसे लिखा है? हो जाता है कभी-कभी ऐसा। हाँ, मतलब लेजेंडरी लोगों से ऐसी अच्छी चीजें हो ही जाती है। ठीक है, नहीं तो जैसे धर्मनिरपेक्षता है, ठीक है, या धर्मनिरपेक्षता सेकुलरिज्म को हमने यहाँ पे की सकारात्मक क्या होती है, नकारात्मक क्या होती है। अब ये वो चीज है ना कि चलो ये तो हम क्लास में आप लोग पढ़ोगे, पर आपके समाज में जब एक बार
बार आप देखते हो, आप देखो कि आपके समाज में जो महिलाएं हैं उनकी दिक्कतें क्या है। सर ने बहुत अच्छा बताया कि ये आपने सर एक सेंटेंस बोला था, इतिहास को जीने के लिए। मैं कहता हूं कि सोसाइटी को भी जियो। देखो कि अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति चल रहा है, तुम उसके साथ ऑफिस जाते हो, तुम या उसके साथ स्कूल जाते हो, क्या देखते हो कि स्कूल में उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है कि नहीं। आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं, ठीक है, कोई आपके वयोवृद्ध घर में कोई है, आप उनको देख के आप क्या सोचते हो कि उनके लिए घर का माहौल, समाज का माहौल या सरकार की नीतियां हैं? पूछो उनसे, बात करो। ये सभी चीजें आपको मजबूत करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इसी नीति निर्माण में आपको जाना है। तो आपने बहुत अच्छा बताया सर यहाँ पे। और ये कोई प्रिपरेशन का ये पार्ट नहीं है। हाँ। ये आप देख करके सीख सकते हो। अगर आपको अधिकारी बनना है तो जस्ट फील लाइक कि यू आर बिकमिंग एन IAS ऑफिसर, सो जस्ट बिहेव लाइक दैट। और बिहेवियर में कुछ अलग से थोड़ी करना है, अच्छे से आपको बात करनी है, अच्छे से आपको सोचना है। एक वाकया इंदौर का भी मुझे याद आ रहा है। जब हम लोग इंदौर से वापस हुए तो बहुत सारे मतलब बच्चों की भीड़ निकली, सब कुछ हुआ। और वहाँ पर जब लोग आए तो बहुत सारे लोग उसमें थे। तो मुझे याद है अमृतसर ने एक रिक्वेस्ट की बच्चों को वहाँ से कि सबसे पहले तो इंदौर का नाम नहीं खराब करना है आप लोगों ने। और बच्चों ने कहा कि यस सर। फिर उसके बाद एक रिक्वेस्ट, बड़ी जेन्युइन रिक्वेस्ट थी, यही सोसाइटी है। उन्होंने कहा कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को तो सीट हमने अवेलेबल कराई, लेकिन कुछ लोग इतना जुनून था कि खड़े होकर के भी सेमिनार अटेंड करने के लिए वो तैयार थे, और वो खड़े थे। अब जो लोग खड़े थे उसमें बच्चियां भी थीं। सर ने कहा कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी सोसाइटी में ये चीज़ सिखाई जाती है, बताई जाती है कि अगर हम सक्षम हैं कि हम अपनी सीट किसी महिला को ऑफर कर सकते हैं तो उसे दे दें। तो बच्चों ने दी। तो ये चीज़ क्या है, इस समाज से ही हमने अडॉप्ट किया। और इस पर ध्यान रखें, मतलब स्टूडेंट इस चीज़ का ध्यान रखें। सोसाइटी पे आप गौर कर सकते हो, CSAT पे जैसे सर ने कहा वैसे आप गौर कर सकते हो। करंट अफेयर्स पे सर ने कहा कि आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको न्यूज़पेपर एक पकड़ लेना और वो पढ़ना है, रटना नहीं है, उसमें कुछ याद नहीं करना है। एक आइडिया और लग जाएगा बाय द टाइम सर, कि जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, न्यूज़ खबरों को पढ़ रहे हैं, तो आपको पता लग जाएगा बाय द टाइम एक साल में कि किन खबरों को नहीं पढ़ना, अपने आप पता लग जाएगा। तो ये एक प्रैक्टिस है, ये आपकी नेट प्रैक्टिस है। जब आप मैदान में उतरेंगे तो उसके पहले एक बहुत अच्छी नेट प्रैक्टिस है सर। तो ये है कि ग्रेजुएशन में हमको ये चीज़ों का ध्यान रखना है, और बस इतना ही सा ध्यान रखना है। उसके बाद ज़्यादा फोकस आपको अपनी पढ़ाई पे करना है। तो अब सर NCERT की तरफ मूव करते हैं। NCERT देखो, सबसे पहले तो बहुत सारे आपके जितने भी ज़्यादातर लोग प्रिपरेशन करते हैं उन्होंने, तो बहुत सारे लोगों का एक बहुत ही प्रसिद्ध भ्रम या मिथ रहता है कि NCERTs जो हैं वो UPSC की प्रिपरेशन के लिए बनी है। UPSC के प्रिपरेशन के लिए नहीं बनी है भाई। सबसे पहले तो ध्यान रखना, NCERT की किताब कभी उठा करके इसलिए मत पढ़ना शुरू करना कि NCERT से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम पढ़ लें, क्योंकि UPSC ने NCERT इसीलिए बनवाई होगी। देखो, ना UPSC ने NCERT बनवाई है, ना NCERT ने अपने आप को UPSC के लिए तैयार किया है। दोनों का कोई लिंक नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। NCERT बनाई गई है जो अलग अलग स्टैंडर्ड्स में, जैसे पढ़ते हुए आप अब ग्रेजुएशन में पहुंच गए हैं, तो ऐसे अलग अलग स्टैंडर्ड्स के बच्चों के पढ़ने के लिए है। और उसके लिए रिसर्च किया गया है बाकायदे कि इस स्टैंडर्ड के बच्चे का IQ लेवल क्या होगा, उसे ये टॉपिक अगर दिया जाए पढ़ने के लिए तो वो कैसे पढ़ेगा। अब इसमें एक चीज़ लिंक करनी है जो आपकी बात से लिंक होगी, जिसमें आपने कहा कि जब आप ग्रेजुएशन में हो जाते हैं तो आपका IQ लेवल इतना हो जाता है कि जब आप क्लास 6 में वही NCERT पढ़ रहे थे, या NCERT नहीं भी पढ़ रहे थे, अलग अलग स्टेट में आपने स्टेट की बुक पढ़ी होंगी, जैसे हमने नहीं पढ़ी। हाँ, जैसे हमने भी नहीं पढ़ी है। तो आप जब NCERT या फिर अपने अपने स्टैंडर्ड्स की बुक पढ़ रहे होते हैं तो उस समय आपको वो सबसे बड़ा महाभारत जैसी किताब लगती है कि यार कैसे पढ़ेंगे इसको। लेकिन अब जब आप ग्रेजुएशन में हो गए, क्लास 6 की बुक, आप कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट करके बताइए कि क्लास 6 की हिस्ट्री की बुक पढ़ने में आपको कितना दिन लगेगा। मैं बताऊं सर, दिन तो जाने दीजिए, कुछ ही घंटे में पूरी हो जाएगी। और मतलब अब तो चलो आप कहेंगे कि सर आप तो लगातार हिस्ट्री पढ़ते रहते हैं, आपसे भी मैं कहूंगा कि आप तो पढ़ाते रहते हैं बच्चों को, तो हो सकता है आपका IQ लेवल, हमारा आपके IQ लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा, लेकिन ग्रेजुएशन के बच्चे का भी ज़्यादा होता है। बिल्कुल। तो आप भाई घंटों में पढ़ लेंगे क्लास 6 की NCERT। लेकिन दिक्कत ये है कि टीचर चाहे जितना समझाता रहे, मैं भी यहाँ पर बोर्ड पे समझा रहा हूँ, सर भी यहाँ पर बोर्ड पे समझा रहे हैं, अभी बहुत सारे लोग ये गांठ बांध भी लेंगे लेकिन भूल जाएंगे, वो पढ़ेंगे नहीं। वो उनके पास में 5-6 घंटे में जो क्लास 6 की NCERT कवर करने का जो समय ना, वो समय उनके पास नहीं मिलता। तो भाई वो समय निकालना पड़ेगा। टेक्निकल से किताब ले लेंगे, हाँ, और उसको रगड़ के उसको कैसे सोचेंगे। मतलब सीधी सी बात ये है कि आपके पास एकदम आधारभूत संरचना उपलब्ध है,
तो किसी जटिल संरचना के पास क्यों जा रहे हैं बच्चे? आप यकीन नहीं मानेंगे सर, आपने वही बात कही जो इंदौर में और प्रयागराज में भी हुई। इसके पहले भी प्रयागराज में दो सेमिनार करीब आपने भी अटेम्प्ट किए, हमने भी अटेम्प्ट किए, पटना में भी गए थे, वहां भी बच्चों का। सर इतिहास में तमाम सारी किताबों का नाम ले लेंगे, स्पेक्ट्रम से लेकर के विपिन चंद्रा तक, सर सब मैंने पढ़ लिया, लेकिन भूल जाते हैं। भाई क्यों पढ़ लिया? मतलब इतना स्टैंडर्ड किताब लेकर के पढ़ने की अभी जरूरत क्या है? जब आपका जो है बेसिक कंप्लीट नहीं है तो बेसिक की तरफ से चलो ना यार। विपिन चंद्रा पढ़ने के लिए लिटरली मैं बता रहा हूँ सर, मुझे समझ में नहीं आता कि बेसिक पढ़ने वाला बच्चा विपिन चंद्रा किताब पढ़ कैसे लेता है। इतना आसान नहीं विपिन चंद्रा किताब पढ़ना। विपिन चंद्रा किताब अगर आपको पढ़नी है तो बेसिक पढ़ो यार पहले, उसके बगैर समझ में नहीं आएगा आपको, क्योंकि वो स्टोरी जो है ना वो उस हिसाब से लिखी गई कि आपको थोड़ी हिस्ट्री आती है और उसमें जो विश्लेषणात्मक तथ्य हैं उनको संजो करके उन्होंने उसमें रखा और उसके क्यों, कब, कहाँ के क्यों के कारण उन्होंने दिए हैं। लेकिन जो क्रमानुगत तरीके से जो एक तथ्य आता है वो उसमें मिसिंग है। वो आपको बेसिक में पढ़ना पड़ेगा, वो आपको यहाँ से पढ़ना पड़ेगा। मैं सर एक इंटरव्यू देख रहा था सोनू निगम का, तो वो बता रहे थे वो बचपन में जब म्यूजिक सीखने गए तो उन्होंने अपने गुरु से कहा कि मुझे सीधे सरगम वो सिखा दो, तान सिखा दो सर। और वो सारे गामा पधा नि सा स्किप करके सीधे जाना चाह रहे थे। तो गुरु ने फिर महत्ता बताई, फिर उन्होंने बताया कि मैंने 3.5 साल सिर्फ सरगम सीखी है। एग्जैक्टली। तो ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो आपके दिमाग में जो बीच के जो अवरोध होते हैं ना, छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं, उनको क्लियर करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात, एनसीईआरटी में आ जाते हैं। तो अभी तो मैंने कह दिया कि भाई एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए बनी नहीं है। अब हो सकता है कि इसका गलत ही अर्थ निकाल ले, तो गलत अर्थ नहीं निकालना है। एनसीईआरटी यूपीएससी के लिए भले नहीं बनी है, लेकिन यूपीएससी के प्रिपरेशन में एनसीईआरटी की भूमिका है। 2024 या 23 का जो प्रीलिम्स था, मेंस था, मुख्य परीक्षा जो थी, उसमें एक क्वेश्चन जो है सर जनजातीय विद्रोहों से पूछा गया। एग्जैक्टली क्वेश्चन की पूरी लाइन तो मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ऐसा कुछ था कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में जो क्षेत्रीय जनजाति हैं उनकी जो भूमिका है उससे संबंधित था। किसी जनजाति का नाम उसमें नहीं पूछा गया था। अब ये जो क्वेश्चन है ना, ये सीधा एनसीईआरटी का टॉपिक है, चैप्टर ही है पूरी तरीके से जनजातीय विद्रोह का, और उसमें बहुत सारी जनजातीय विद्रोहों के बारे में बढ़िया बढ़िया सा मतलब पैराग्राफ भी लिखा है, साथ ही साथ कुछ अच्छी जो रोचक इमेजेस लगी होती हैं, फोटो लगी होती हैं, वो है। फिर उसके बाद नीचे जो अलग से ब्लॉक्स बने होते हैं उसमें विशेष जानकारी दी हुई थी। फिर नीचे जो लाइन होती है जिसको क्या बोलते हैं, पेज के नीचे जहाँ पे नंबर पड़े रहते हैं, उसके ऊपर कुछ स्पेशल कोटेशंस आपको वहाँ पर देखने को मिल जाएंगी कि इसके बारे में अगर आपको डीपली पढ़ना है तो कौन सी बुक पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी आजकल एक अपडेशन और लेकर के आई है कि उन्होंने जो चीज़ें रखी हैं, जो तथ्य उन्होंने रखे हैं, उसका रेफरेंस क्या है, उसके रेफरेंस को आप ऑनलाइन क्यूआर कोड से स्कैन करके या फिर जो लिंक उसमें दी है आप उस लिंक से जा करके ऑनलाइन अगर आपको पढ़ना है तो वहां भी जाके पढ़ सकते हो। तो ये वो चीजें हैं जो आपके एनसीईआरटी में सहायता करती हैं, एनसीईआरटी पढ़ने पे यूपीएससी में सहायता करती हैं। तो एनसीईआरटी की भूमिका ये है, दो चीजों में है। एक तो यार आपका जो बेसिक है, बेसिक वो इस तरीके से आपका तैयार हो जाएगा, इस तरीके से आपका बेसिक तैयार हो जाएगा कि जैसे हम अपने पुराने स्कूल के दिनों को फिर से पढ़ रहे हो बस जस्ट। क्योंकि यार सर स्कूल में हम भी ईमानदारी से अगर बताना चाहें, और आप भी शायद, तो हमने स्कूल में नंबर पाने के लिए पढ़ा है। सब एग्जैक्टली मैं ये है किताब का पन्ना, ठीक है। इस किताब के पन्ने में बहुत सारी जानकारी लिख दी जाती थी और हम ज़्यादातर जो यहाँ पे कोने में एक तस्वीर बनी होती थी उस पर फोकस करते थे कि ये तस्वीर कौन सी है, और कुछ वो रोचक टाइप का जो कुछ लिखा रहता था, आओ करके देखें, आओ करके सीखें, वैसा चुप जो नटखट टाइप की चीज़ें होती हैं उस पर थोड़ा ध्यान देते थे। लास्ट में जब चैप्टर खत्म हो जाता था तो पेज होता था, उसमें कई सारे अलग अलग क्वेश्चन होते थे, दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी, फलांडी का ना। टीचर्स इंस्ट्रक्ट करते थे कि ये लघु उत्तरी है, इसमें ये लाइन अंडरलाइन कर लो बच्चों, पेज नंबर इतना, लाइन नंबर 1 to 2, ये लघु उत्तरी क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। तो हम लोग वही याद करके चले जाते थे। तो मेन बात है रटना, रट लेते थे इसको। हमें नहीं मालूम होता था कि ये क्या है, क्यों है, और इससे रिलेवेंट ये क्वेश्चन यहाँ पर क्यों बन रहा है। लेकिन अब आपको नंबर कमाने के लिए नहीं पढ़ना है। यूपीएससी में आपको नंबर नहीं कमाने हैं। मतलब ठीक है मेरिट में लाने के लिए नंबर लाना होता है, लेकिन नंबर से ज्यादा जानकारी बटोरना। अगर आप अभी सिलेबस की बात कर रहे थे तो अभी खोलेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, वरना मैं आप लोगों से ही कहूँगा कि देख लेना यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का जो भी नोटिफिकेशन आप खोल करके देखेंगे, सिलेबस लिखा रहता है, उसमें लिखा होता है कि हम प्रीलिम्स क्यों कराते हैं।
सिर्फ इतना ही नहीं, ये लिखा रहता है उसमें कि हमें प्रीलिम्स क्यों कराना है, हम मेंस क्यों कराना चाहते हैं। तो जब प्रीलिम्स में आप देखोगे ना कि यूपीएससी प्रीलिम्स क्यों करा रहा है, उसमें साफ साफ उसने लिखा है इसलिए कराते हैं कि हम मेंस के लिए अभ्यर्थियों को सेलेक्ट कर सकें। मुख्य परीक्षा में विद्यार्थी जो हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको हम छटनी कर सकें, वैसा कुछ लिखा है। मेंस के लिए उन्होंने मालूम है क्या लिखा है? मेंस के लिए उन्होंने साफ साफ लाइन में लिखा है कि हम मुख्य परीक्षा इसलिए आयोजित कराते हैं जिससे कि हम ये जांच सकें कि कोई स्टूडेंट रट करके तो नहीं आया। कुछ इसी तरीके का लिखा होता है, एग्जैक्टली वर्ड नहीं बोल रहा हूं मैं, कि कोई स्टूडेंट रट करके तो नहीं आया, उसकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको उसने कितना यूज किया है, किसी तत्व को पढ़ने से उसने कितना सीखा है, उसकी जांच करने के लिए हम मुख्य परीक्षा का आयोजन कराते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप स्कूल डेज में करते आए हो ना एनसीईआरटी के साथ, वो मत करो। अब आप एनसीईआरटी पढ़ो, पढ़ करके अडॉप्ट करो, सीखो। सीखने के बाद क्या करो, आप जो सिलेबस है, जैसा भी आपका सिलेबस है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपना जो मतलब पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम जो है उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आपको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग अपना पाठ्यक्रम अलग बना लो। अब दो तरीके हो सकते हैं सर यूपीएससी के प्रिपरेशन के। यूपीएससी के प्रिपरेशन में दो तरीके, एक हो सकता है सेल्फ स्टडी और एक हो सकता है कि आप किसी की गाइडेंस में आप पढ़ाई कर रहे हो। दो चीजें हो सकती हैं, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, गाइडेंस में भी। लेकिन दोनों चीजों के लिए जो आवश्यकता है वो बेसिक की है, और बेसिक एनसीईआरटी कवर करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एनसीईआरटी को यूपीएससी की पढ़ाई में मतलब बहुत ज्यादा तो 20 से 25% का योगदान आप लेकर के चल सकते हैं, बस ज्यादा नहीं। आधार बनाती है, आधार बनाती है। फिर जब आप यहाँ पे सेल्फ स्टडी करने चलोगे ना, या फिर आप किसी की गाइडेंस में भी पढ़ाई करने चलोगे ना, आप तो वो छोटी छोटी चीजों के पीछे नहीं भागोगे। जैसे होता है कुछ बच्चे नहीं पढ़ करके आते हैं और फिर जब वो बेसिक के बारे में जानकारी लेते तो सर हमको तो संविधान का अर्थ ही नहीं मालूम है। तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे संविधान का अर्थ। धर्मनिरपेक्षता होती क्या है सर? धर्मनिरपेक्षता को लेकर के एनसीईआरटी में पूरा टॉप चैप्टर है। बिल्कुल। और यहां तक चैप्टर है कि भारत की धर्मनिरपेक्षता क्या है, अमेरिका की धर्मनिरपेक्षता क्या है, यूरोपियन कंट्रीज की धर्मनिरपेक्षता क्या है। अब इससे ज्यादा बेसिक आपको क्या चाहिए? और फिर जब इतना पढ़ करके आप यहाँ पे पढ़ने आते हो सेल्फ स्टडी में या फिर किसी की गाइडेंस में, तो आपकी एक शानदार प्रिपरेशन हो जाती है। तो इसलिए एनसीईआरटी की भूमिका है। और ये आप ग्रेजुएशन के बाद अगर करोगे तो यार 6 महीने का समय आपको अलग से देना पड़ेगा। फिर आपकी जो है 18 महीने की तैयारी सर है ही। फिर उसके बाद रिवीजन का समय आप मान के चलिए कि 12 महीने का। और तो आप सोचिए मतलब करीब हो गया 2.5 साल के आसपास का, 2.5-3 साल का पूरा प्रोग्राम हो गया भाई। 24, 12, 36, 3 हाँ 3 साल हो गया, 3 साल का। अब 3 साल का समय में 2 साल तो अभी आपका 3 साल तो अभी ग्रेजुएशन का ही है। अगर आप यही 3 साल की जो पूरी प्रिपरेशन मैंने आपको बताई, इस 3 साल के प्रिपरेशन में जो आपका ग्रेजुएशन का 2 से 3 साल है वो पूरा नहीं यूज कर पाओगे आप। लेकिन ये तो यूज कर सकते हो। 6 महीना तो यहां से निकाल सकते हो आप। फिर आप इस 18 महीने में जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है, वो करंट अफेयर्स का पोर्शन का कम से कम 2 से 3 महीना तो इसमें और जोड़ ही लो। फिर प्योर जो 1 साल 1.5 साल बचेगा, ये वो तरीका है जिससे आप पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्वालिफाई करने का एक मार्ग मान सकते हैं। मतलब ये तो फिर आपके तैयारी के ऊपर है, आपकी मेहनत के ऊपर है। लेकिन ऐसी संभावना है कि आप ऐसा अगर करोगे स्ट्रक्चर्ड तरीके से तो आप पहले ही अटेम्प्ट में सिलेक्शन पा सकते हो। सिलेक्शन के बेहद करीब तक तो एटलीस्ट पहुंच ही जाओगे अगर आप डेडिकेशन के साथ तैयारी करो। तो ये है इस पर्टिकुलर टॉपिक की भूमिका जो हम लोगों ने यहाँ पर चुनी थी। लॉन्ग टर्म तैयारी में कैसे एनसीईआरटी की भूमिका हो सकती है, तो हमने आपको लॉन्ग टर्म तैयारी भी बताई विकास सर के माध्यम से, और हमने एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस भी बताई, जो मैंने थोड़ी बहुत चीजें विकास सर के साथ डिस्कशन करके की। अब 2 ऑप्शन मैंने सर हमने स्टूडेंट को यहाँ पर दिया कि वो सेल्फ स्टडी कर सकते हैं या गाइडेंस के साथ कर सकते हैं। तो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो उन्हें हमारा जो YouTube चैनल है उसमें कोर्स का एक ऑप्शन बना हुआ है, उसको देखें और प्रिपरेशन कर लें। लेकिन गाइडेंस अगर लेना चाहते हैं तो अभी स्टडी IQ के साथ जुड़ने में क्या क्या फायदे हैं? बिल्कुल सर, हम लोग शुरुआत ही हमने इससे की थी। हमने सेलिब्रेशन से शुरुआत की थी। नीचे सर हम सेलिब्रेशन से शुरुआत किए थे। तो देखिए पहली बात तो देखिए स्टडी IQ IAS हिंदी का सर जो फैन बेस है, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं, मैं फैन बेस कहना उतना बेहतर नहीं हूँ, जो हमारे छात्र जुड़े हैं उनसे जो प्रेम मिलता है सर, क्योंकि रिकरिंग है। हम सबको इंदौर सेमिनार में कितने सारे स्टूडेंट मिले और वो बच्चे सर से मिले, अमृतसर से मिले, मुझसे मिले। मुझे लगा कि कम से कम एक उन स्टूडेंट का ग्रुप तो रेडी है जो बेहतर कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं स्टडी IQ IAS हिंदी पे। तो जैसा सर ने बताया कि अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो सर ने ऑप्शन बता दिया। लेकिन अगर आप गाइडेंस में स्टडी IQ IAS हिंदी के गाइडेंस में अपनी प्रिपरेशन को तैयार करना चाहते हैं, तो चूंकि हमारा 20 मिलियन का सेलिब्रेशन चल रहा है, जो मेन चैनल है वो 20 मिलियन हो गया, आज से 11 साल पहले शुरू हुआ था, तो
पहले 200 स्टूडेंट, जो काफी सीट अब तक भर चुकी होगी, तो जितने जल्दी आप जुड़ सकें, तो बता दूं कि जो पहले 200 स्टूडेंट्स होंगे उनको हमारे सभी बैचेस 2026 के लिए टारगेटेड जो प्रतिज्ञा बैच है, 27 और 28 के लिए जो हमारे लॉन्ग टर्म बैचेस होते हैं, वो सिर्फ 20,000 में मिलेंगे। मतलब जो फैकल्टी कोर्स आप लगाते हो, मैं बता दूं सर कि लॉन्ग टर्म बैचेस हमारे लगभग 40,000 के आसपास के होते थे, वो भी आपको मतलब किसी सेल में ये आपको ऑफर नहीं मिलेगा जो ऑफर यहाँ पे आपको मिल रहा है सर। क्योंकि ये इतनी बड़ी खुशी की बात बहुत बड़ी सर, हम लोग के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और हम लोग जब आ रहे थे फ्लाइट से, तो जो इंडिगो की जो फ्लाइट अटेंडेंट थे, उन्होंने इसको घोषित भी किया, आप वीडियो देख सकते हैं उसका। तो कहीं से पता चल गया कि ये तो पूरी टीम ही हमारे साथ इतनी ऊंचाई पर है। अब इसके दो अर्थ हैं, टीम ऊंचाई पर है, दोनों तरीके से हम ऊंचाई पे थे उस समय। दोनों तरीके से उस समय ऊंचाई में थे, एंजॉय कर रहे थे, और वो सब में बिल्कुल हम कहेंगे कि आपके सहयोग से ही कर रहे थे, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। तो वहां पर उन्हें पता चला और उन्होंने घोषणा की। मैं तो हल्का सा नींद में था, काफी थक गया था दिन भर, तो जब वो उन्होंने अनाउंसमेंट करना शुरू किया, आंख कान में जैसे ही स्टडी IQ पूछा, मैंने कहा कुछ अनाउंस हो रहा है। हम आप बगल ही बैठे थे, तो हम तुरंत हम लोग देखे, फिर हम लोग तालियां भी बजाई कि बड़ा अच्छा लगा सर, कि इतने 1000 फुट की ऊंचाई पे जब आपको कोई रिकॉग्नाइज करता है और उसको कांग्रेचुलेट करता है तो अच्छा लगता है। तो उसी 20 मिलियन के सेलिब्रेशन में पहले 200 स्टूडेंट, मुझे लगता है सर कि ठीक ठाक अभी भर भी गया होगा, तो ज्यादा देर मत कीजिए, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल में पूरा भर भी जाएगा। हालांकि जो इस समय रेट चल रहा है, जिस हिसाब से बच्चे लगातार जुड़ रहे हैं हमारे इंदौर ऑफिस में, चाहे यहाँ पे भी, तो आपको क्या करना है, नीचे लिंक दी होगी या हमारे वेबसाइट पे जाके सर का कोड या हमारा कोड, यहाँ पे कोड्स भी आगे मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सर का कोड है, यहाँ पे विरद लाइव और यहाँ पे है विकास लैब। तो आप किसी भी कोड को आप इस्तेमाल करेंगे, आपको वही डिस्काउंट मिलेगा, यानी कि 20,000 में सभी कोर्सेज 26, 27, 28। और सर अब तक मतलब लगभग 3 साढ़े 3 साल मुझको हो चुका है, मुझसे 4 साल के आसपास आप यहाँ पे जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि अब तक का ये सबसे बड़ा ऑफर, क्योंकि सबसे बड़ा सेलिब्रेशन भी था, सबसे बड़ा ऑफर है सर एकदम। मतलब मैंने ये वाला पॉइंट कभी नहीं सुना, हमने ये सुना है कि 50% 20%, 30% ऐसे ऑफ सुने हैं, और ये सुना है कि फला सेल आ रही है, जैसे इससे पहले नवरात्रि सेल चली थी, तो वो सारी चीज़ें ज़रूर सुनी, लेकिन 200 स्टूडेंट को फ्लैट सेलेक्ट करके और इतना बड़ा डिस्काउंट ये कभी नहीं सुना था मैंने। ये तो मतलब फर्स्ट टाइम ही हो रहा है। तो अब आपको करना यही है, जैसा सर ने बताया कि नीचे लिंक दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक है, वहाँ पर जाना है आपको और क्लिक कर देना है जा करके, और ऑफ़र एक बार चेक कर लेना, ठीक है। मतलब आप वहाँ पे एनरोल ज़रूर कर लो। और एक चीज़ और जो बहुत ओपन सीक्रेट के तौर पे हम दोनों लोग ही केवल बता दें कि जब आप करना ना क्लिक करने के बाद में फॉर्म जब भरने चलना, विकास लाइव या विरद लाइव जो भी कोड लगा के एक बार चेक कर लेना, सर ये अमाउंट दिखा रहा है, और विकास सर से या मुझसे टेलीग्राम पे एक बार चुपचाप से कंफर्म कर लेना। मैं अपना टेलीग्राम लिख दे रहा हूँ, मेरा टेलीग्राम बड़ा सिंपल सा है, जो मेरा कोड है ना विरद लाइव, बस इसी नाम से आप टेलीग्राम खोज लेना @विरद लाइव करके। और विकास सर का टेलीग्राम, सर मेरा टेलीग्राम जो है, मैं वैसे तो टेलीग्राम पे आप @विकास लाइव करोगे तो मेरा पर्सनल प्रोफाइल आ जाएगा, जहाँ पे मुझसे बात कर सकते हो, @विकास लाइव ही है। और जो मेरा चैनल है वो है, आप डालेंगे तो @OFFICIAL ऑफिशियल VIKAS, और S पे ध्यान देना, SH नहीं है, ऑफिशियल विकास है। ये @विकास लाइव डालोगे तो सीधे मुझसे 1-to-1 बात हो जाएगी, और ऑफिशियल विकास मेरा चैनल है, तो कहीं पे भी आप मुझसे आके मिल सकते हो। और इसमें एक बात और, एक और ओपन सीक्रेट बता दे रहा हूँ, ये जा करके जरूर बता देना विकास सर को या फिर मुझे, ठीक है। इस पे जरूर बता देना कि सर हम ऑफर चेक कर रहे थे, इतना दिखा रहे हैं। और उसके बाद आपको हमारे टीम के मेंबर्स जो हैं वो कॉल करेंगे। जब वो कॉल करें तो सबसे पहले रुकना नहीं, चूकना नहीं भाई। इस चीज़ में चूक गए तो समझ लो गया, दिक्कत हो जाएगी, फिर पता नहीं आप उन 200 लोगों में सेलेक्ट हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। तुरंत बता देना कि विरद सर और विकास सर सेशन में लाइव ले रहे थे, तो जो भी आपको फेवरेट लगे उनका नाम लेकर के बोल देना कि उन्होंने मुझे कहा है मुझे तुरंत अभी के अभी डिस्काउंट दिला दो, वो तुरंत आपको डिस्काउंट दिला देंगे। और फिर हमें यहाँ पर वापस बता देना कि सर हो गया, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़रूर आप वहाँ पर कन्फर्म कर दें। तो यही है जिसमें आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और जल्दी से जल्दी आप सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो नीचे लिंक दी होगी, हमारे वेबसाइट ऐप पे जाके आप जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, और सेलिब्रेशन में हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद, शुक्रिया। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।